Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से रिलेटेड ये आखिरी टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी प्रॉब्लम में पहला जो प्रॉब्लम हो सकता है किडनी के अंदर वो किडनी स्टोन्स हैं। तो किडनी स्टोन्स बेसिकली हैं क्या, कोई भी स्टोनी मटेरियल जो किडनी में पाया जाता है वो किडनी स्टोन कहलाता है। और स्टोन्स किस केमिकल से बनते हैं? मुख्तलिफ केमिकल मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स बनाते हैं, इसको हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किडनी स्टोन्स, कोई भी स्टोनी मटेरियल जो किडनी में पाया जाता हो किडनी स्टोन कहलाएगा। और स्टोन की केमिकल कंपोजिशन क्या है ये डिपेंड करता है कि किस काज की वजह से किडनी स्टोन बना है। अगर किडनी स्टोन किडनी में बन जाता है उसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट यूरिनरी सिस्टम पे होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो यूरिन फ्लो है वो रुक जाता है। या बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि जो किडनी स्टोन है वो जिस जगह बना हो उस जगह को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कि वहाँ अगर इन्फेक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि कोई चीज़ जब डैमेज होती है तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ तो किडनी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, यानी ये जो किडनी स्टोन है एक तो ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा और किडनी स्टोन मज़ीद ज़्यादा किडनी को ख़राब कर सकता है अगर इन्फेक्शन भी हो जाए। उसके बाद किडनी स्टोन बनता क्यों है? तो उसके तीन बड़े काजेज़ हैं उसके, जो 95% आप कह सकते हैं किडनी स्टोन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो काज है वो हाइपर कैल्सीमिया। ईमिया का वर्ड जब भी आएगा अपने ब्लड से रिलेटेड बात जहन में रखना है कि ब्लड से रिलेटेड बात हो रही हो। हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, कैल्सी का मतलब कैल्शियम का ज़्यादा होना। तो लफ्ज़ी मतलब क्या, ब्लड के अंदर कैल्शियम का ज़्यादा होना। तो जिस वक्त ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ब्लड जब फिल्ट्रेशन के लिए नेफ्रॉन के अंदर आएगा तो नेफ्रॉन्स के अंदर ज़्यादा कैल्शियम की फिल्ट्रेशन होगी। लेकिन कैल्शियम चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है और चार्ज पार्टिकल का मेम्ब्रेन से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर से गुजरना थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इस वजह से बॉडी क्या करती है, यूजली यूरिन में जो चीज़ें भेजती है वो न्यूट्रल बना के भेजती है। तो कैल्शियम न्यूट्रल कैसे होता है, उसके साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो कैल्शियम न्यूट्रल हो जाता है। और यानी आप कह सकते हैं जब हाइपर कैल्सीमिया होता है तो उसकी वजह से यूजली जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। और टोटल स्टोन में 15% हाइपर कैल्सीमिया की वजह से स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, 15%। यानी अगर हम टोटल स्टोन्स बनने की चांसेस को 100% कंसिडर करें तो उसमें से 15% चांस जो होते हैं वो कैल्शियम स्टोन बनने के होते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है हाइपर ऑक्सिल यूरिया, कि यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट अगर ज़्यादा आ जाए। तो यूरिन के अंदर ऑक्सिलेट ज़्यादा कब आएगा? जब ब्लड में ऑक्सिलेट ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इसको डिफ़ाइन हम कैसे करते हैं, हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट इन ब्लड। तो यहाँ भी चूँकि ऑक्सिलेट नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ इस अपने साथ कैल्शियम को लेके वो निकलता है ताकि न्यूट्रल हो, उसका पैसेज मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर से आसान हो जाए। और ऑक्सिलेट ब्लड में ज़्यादा क्यों होता है? इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज हैं। दो सोर्सेज आपकी बुक में लिखे हैं कि जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें ऑक्सिलेट का लेवल ज़्यादा होता है। इस वजह से जब भी किसी को किडनी स्टोन होता है तो डॉक्टर दो तीन चीज़ें सबसे पहले बंद करता है कि सब्ज़ियाँ कम इस्तेमाल करें, टमाटर कम इस्तेमाल करें। तो टमाटर के अंदर भी ऑक्सिलेट, क्योंकि जब हम बात करते हैं किडनी स्टोन की तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं किडनी स्टोन के बनने के वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के चांसेस ही होते हैं, 70%। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन बनते हैं तो इसको हमने कैल्शियम के स्टोन क्यों नहीं कहा, उसकी वजह क्या है? हालांकि इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट, हम ये कहते हैं ये ऑक्सिलेट के स्टोन बन रहे हैं लेकिन साथ उसमें कैल्शियम, तो इसको कैल्शियम के स्टोन हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब हम बात करते हैं किडनी स्टोन बनने की तो किडनी स्टोन मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से होती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ से क्या मुराद है कि जब मेटाबॉलिज्म जिसने मुख्तलिफ बॉडी की चीज़ों को कंट्रोल करना है वो एबनॉर्मल हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन की है किडनी स्टोन्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़,
कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, कि वो मेटाबॉलिज्म जिसने कैल्शियम को कंट्रोल करना था वो फेल हो गया, ब्लड में ऑक्सलेट ज़्यादा हो गए। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन उस वक्त बनते हैं जब ब्लड में ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ इसको फॉस्फेट के स्टोन भी कह सकते थे, लेकिन हमने इसको कैल्शियम के स्टोन क्यों कहा है? क्योंकि हमेशा कैल्शियम के स्टोन उस वक्त बनते हैं जब ब्लड के अंदर कैल्शियम, तो जिस किस्म का मेटाबॉलिक काज होगा वही स्टोन हम कहते हैं कि ये फॉर्मेशन में ये स्टोन्स बने हैं। उसके बाद जो हमारे पास 70% आप कह सकते हैं चांसेस होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के होते हैं। हाइपर यूरिसीमिया में क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, और ये 10% चांस इसके होते हैं यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने के। तो टोटल 15, 70, 10, तो टोटल ये 95% बनते हैं। जो रिमेनिंग स्टोन है वो काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे सबसे जो कॉमन स्टोन है जो 5% के अंदर वो सिस्टीन के स्टोन्स हैं, फॉस्फेट के स्टोन भी बन सकते हैं, एक स्ट्रोवाइड केमिकल्स होते हैं उसके स्टोन भी बन सकते हैं। तो बहरहाल ज़्यादातर ये 3 बड़े काजेज़ हैं जो किडनी स्टोन काज करते हैं। अब किडनी स्टोन बनता क्यों है? लास्ट लेक्चर में हमने जब यूरिन फार्मेशन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एक बात की थी कि पीएच यूरिन की मेंटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पीएच ऊपर नीचे होती है, हाई या लो होती है, तो काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये भी कह सकते हैं कि जब सोल्यूशन यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, और आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा होगा कि जब सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होता है और उसमें सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जाए तो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो मे भी कोई भी काज हो सकता है पीएच के ऊपर नीचे होने से, या फिर आप कह सकते हैं पानी के कम होने से। इस वजह से जब किडनी स्टोन की बात आती है तो डॉक्टर लाजमी रिकमेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए ताकि जो यूरिन वो हमेशा डाइल्यूटेड रहे और जो प्रेसिपिटेट के जमने के चांसेस वो कम से कम हो। तो बहरहाल किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से अगर साल्ट किडनी में डिपॉजिट हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, और बाद में यही साल्ट मिलके क्या बनाते हैं? स्टोन्स बनाते हैं। अब किडनी स्टोन तो बन गया, इसका इलाज हम कैसे करेंगे? बेसिकली सर्जरी है, पहले सर्जरी ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन आजकल नई टेक्निक इस्तेमाल होती है लिथोट्रिप्सी। बगैर ऑपरेशन के स्टोन को तोड़ा जाता है, लिथोट्रिप्सी। लिथो स्टोन को कहा जाता है, ट्रिप्सी तोड़ने को कहा जाता है। तो इट इज़ टेक्निक टू ब्रेक किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन कहीं भी बन सकते हैं, किडनी स्टोन तो किडनी में बनेंगे, लेकिन स्टोन कहीं भी बन सकते हैं, किडनी में भी बन सकते हैं, यूरेटर में भी बन सकते हैं, इवन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है गॉल ब्लैडर। तो आपको याद होगा गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं वो किस केमिकल नेचर के बनते हैं? ये यूजली कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो हर स्टोन की अपनी केमिकल नेचर है, इसी चीज़ को हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि जो स्टोन है स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। तो जब हम लिथोट्रिप्सी की बात करते हैं तो लिथोट्रिप्सी को परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ ड्रग्स ऐसी हैं जो जाके स्टोन को तोड़ देती हैं, इसको हम कहते हैं कीमोलिथोट्रिप्सी। लेकिन ज़्यादातर रेडिएशन वाली लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये नाम थोड़ा लेंथी है, लेकिन इस नाम को देने की वजह क्या है? ये पूरे इसके प्रोसीजर को डिस्क्राइब करता है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो इसके नाम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, और कार्पोरियल का मतलब होता है बॉडी। शॉक जिसने शॉक देके स्टोन को तोड़ना है, और वेव इस्तेमाल की जाती हैं लिथोट्रिप्सी, हमने स्टोन को तोड़ना, यानी स्टोन को तोड़ने के लिए वेव्स शॉक देती हैं, और वेव्स का जो सोर्स है वो आउटसाइड द बॉडी है। तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है, यानी पूरे प्रोसीजर को मेंशन करती हैं कि सबसे पहले अब जो शॉक वेव है ये 2 किस्म की इस्तेमाल की जाती है, एक्सरेज इस्तेमाल की जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जितनी हाईली एनर्जेटिक वेव्स होंगी उतने ही वो स्टोन को डैमेज करने की सलाहियत रखेंगी। तो सबसे पहले इसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सोर्स जिससे रेडिएशन ने निकलना है वो हमेशा आउटसाइड द बॉडी होते हैं। ये जो ब्लैक है ये आप बॉडी समझे, अंदर ये किडनी समझे, ये ग्रीन कलर का आप स्टोन समझे। तो जो सोर्स है वो हमेशा बॉडी से बाहर होता है। इस सोर्स से वेव्स निकलती हैं, और वेव्स को एक
मुख्तलिफ़ किस्म के मिरर्स के ज़रिए से एक कॉमन पॉइंट जहाँ स्टोन मौजूद है उस पर कंसनट्रेट किया जाता है। ये वेव्स इस स्टोन को तोड़ती हैं, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स बनते हैं सैंड्स के, वो फिर यूरिन के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। तो यही प्रोसीजर में लिखा हुआ है, हाईली कंसनट्रेटेड ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए मशीन आउटसाइड द बॉडी। इस वजह से इसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल कहा गया कि वो मशीन जिससे एक्सरेज निकलनी है वो बॉडी से बाहर होती है और फिर उसने उस स्टोन को तोड़ना होता है जो बॉडी के अंदर होता है। शॉक वेव ब्रेक द स्टोन और वो फिर जो स्टोन टूटता है वो यूरिन के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो किडनी प्रॉब्लम है वो रीनल फेलियर। तो जिस वक्त हम फेलियर की बात करते हैं तो फेलियर का अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे जो गुर्दे हैं, हमारे जो किडनी है वो मुकम्मल तौर पे काम छोड़ गए। रीनल फेलियर का मतलब हरगिज़, फेल होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट फेल हो गया, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसने 0 नंबर लिया है। हालांकि वो कुछ ना कुछ नंबर लेकर आया होता है। जैसे हमारे यहाँ 100 में से 33 वाला पास होते हैं। अब किसी के 30 नंबर हों तो वो भी फेल होता है, किसी के 25 नंबर हों वो भी फेल होता है, किसी के 15 नंबर हों वो भी फेल होता है, किसी के 8 नंबर हो वो भी फेल होता है, किसी के 0 नंबर हो वो, यानी फेल होने की भी स्टेजेस हैं। जो 30 नंबर लेके फेल हुआ उस पर हम अफसोस करते हैं, यार 2-3 नंबर और ले लेता पास हो जाता। 25 वाले को हम थोड़ा सा ज़्यादा डांटते हैं कि 6-7 नंबर और ले लेता, यानी वो थोड़े बुरी तरह फेल हुआ है। 15 नंबर वाले को हम और बुरी तरह डांटते हैं कि ये उससे बुरी तरह फेल हुआ है। 8 नंबर वाले को हम बहुत डांटते हैं कि आपने कुछ भी नहीं लिखा। जो 0 नंबर लेके आया उसको तो बहुत ही डांट पड़ती है कि उसने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं होता। तो फेल किसको कहा जाता है? फेल होना कहते किसको हैं? बेसिकली फेल जब ज़रूरत के मुताबिक काम ना हो, इसको हम कहते हैं फेल हो गए। जैसे 33 नंबर ज़रूरत के थे, उसमें से 30 नहीं है तो ज़रूरत के मुताबिक नहीं है तो फेल हो गए। तो इस वजह फिर आगे फेल की स्टेजेस हैं, कोई अच्छी तरह फेल होता है, कोई बुरी तरह, कोई बहुत बुरी तरह, कोई बहुत ही बुरी तरह, कोई बहुत ही बुरी तरह फेल होता है। तो इसी तरह जब हम रीनल फेलियर की बात करते हैं तो रीनल फेलियर की भी स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, उस पर किडनी ऑलमोस्ट 60 to 70% काम कर रहे होते हैं। फिर सेकंड स्टेज पे 40 to 50% हो जाता है। फिर स्टेज पे परसेंटेज और कम हो जाती है। फिर फोर्थ स्टेज पे परसेंटेज और कम हो जाती है। जो फिफ्थ स्टेज है, जो फाइनल स्टेज है, एंड स्टेज रीनल फेलियर है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जब हम रीनल फेलियर की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी रीनल फेलियर का वर्ड आएगा तो आपने फ़ौरन समझना कि गुर्दे उसके काम करना बिल्कुल ही छोड़ गए हो। नहीं, फिर पूछा जाएगा वो किस स्टेज पर हैं। तो रीनल फेलियर के आगे मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले रीनल फेलियर होता क्यों है? ख़ास तौर पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, पैथोलॉजिकल कोई इन्फेक्शन हो जाए, पैथोजेंस अगर अटैक करें, या कोई टॉक्सिन जहरीली केमिकल जाके नेफ्रॉन को डैमेज, और ख़ास तौर पे इसको ग्लोमेरुलस पार्ट, क्योंकि ग्लोमेरुलस पार्ट से फिल्ट्रेशन होनी है और फिल्ट्रेशन होने के बाद आप कह सकते हैं ब्लड ने साफ़ होना है। अगर ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हो जाए तो फिर ज़्यादा नुकसानदेह बात है। अगर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिया लेवल ज़्यादा हो जाए। अच्छा, जब ब्लड के अंदर यूरिया लेवल ज़्यादा होता है तो यूरिया की खासियत ये होती है अपने साथ पानी को भी रिटेन करता है, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना देता है और फिर हाइपरटोनिक अपनी तरफ पानी को रिटेन करने की कोशिश करता है। जो ही ब्लड के अंदर यूरिया होगा तो पानी भी ब्लड के अंदर ही रिटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, जब भी किडनी फेलियर होता है उससे एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है हीमोपोएटिन। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये ब्लड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो जब किडनी फेल होंगे तो ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ब्लड प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं अनीमिया होगी। उसके बाद जब किडनी फेल हो जाता है, अब इसका इलाज कैसे किया जाए? तो इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निक है जिससे किडनी फेलियर को कंपनसेट किया जा सकता है। यानी पहली जो टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस का लफ्ज़ी मतलब है तोड़ना, स्प्लिट करना। तो यहाँ हम इस प्रोसेस के ज़रिए से ब्लड को और वेस्ट को स्प्लिट करते हैं।
यानी ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इस वजह से इस टेक्निक को डिफाइन हम कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करना, फ्लूइड को रिमूव करना, ये डायलिसिस कहलाता है। और डायलिसिस उस वक्त ज़रूरी हो जाता है व्हेन किडनी इज़ अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जब किडनी के अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर सकें। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ज़रूरत बेसिकली क्रोनिक रीनल फेलियर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑलमोस्ट परमानेंट तौर पे किडनी डैमेज हो चुका है। हमारे पास डिजीज़ की दो टाइप हैं, एक को हम कहते हैं एक्यूट। एक्यूट में ये होता है कि वक्ती तौर पे किडनी का फंक्शन कम हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से किडनी का फंक्शन ऑलमोस्ट कम हो गया, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है तो किडनी का फंक्शन बहाल हो गया। तो वक्ती तौर पे अगर किडनी का फंक्शन कम हुआ है तो इसको हम कहते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। लेकिन अगर कोई पार्ट परमानेंटली डैमेज हो गया है तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्रोनिक रीनल फेलियर, जब भी रीनल फेलियर लंबे अरसे तक चलेगा तो उसमें फिर ऑलमोस्ट जो किडनी है वो मुकम्मल काम नहीं कर रहे होते, यानी एंड स्टेज पे पहुंचे होते हैं, आखिरी स्टेज पे पहुंचे होते हैं, और उनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर सकें। यानी ऑलमोस्ट डॉक्टरों से ये सुना है कि जब 15% किडनी का फंक्शन रह जाता है तब फिर डायलिसिस को रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद डायलिसिस करता क्या है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है डायलिसिस के ज़रिए से, यानी ब्लड को साफ़ किया जाता है। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में चूँकि किडनी का फंक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, किडनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से ब्लड को ट्रीट किया जाता है डायलिसिस के ज़रिए से, जो ब्लड को साफ़ करता है। आगे डायलिसिस दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जाता है। जब हम डायलिसिस की बात करते हैं, एक हीमोडायलिसिस है, नाम से जाहिर है हीम ब्लड से रिलेटेड है, डायलिसिस यानी आपके साफ़ करने से रिलेटेड है। तो अगर हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालें, उसको एक मशीन के अंदर साफ़ करें और साफ़ करने के बाद दोबारा बॉडी में भेज दें, इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। यानी आप कह सकते हैं ये एक डायलिसिस मशीन के अंदर परफॉर्म किया जाएगा, ये एक डायलिसिस मशीन के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, डायलिसिस मशीन का जो सबसे मेन पार्ट है जहाँ फिल्ट्रेशन होती है उसे हम कहते हैं डायलाइज़र या फिर वो आर्टिफिशियल किडनी है। इस डायलिसिस मशीन का जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट जिसने आप कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर करना है, उसे हम डायलाइज़र या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। जिस वक्त हम इस की बात करते हैं तो ये इसी तरह काम करता है जैसे किडनी ने फंक्शन परफॉर्म करना है, जिस तरह किडनी ने फिल्ट्रेशन करनी है, तो ये बिल्कुल इसी सेंस में काम करते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग को देखें तो इसके अंदर आप कह सकते हैं दो किस्म के पोर्शंस होते हैं। एक वो पोर्शंस जिसके अंदर से डायलाइज़र फ्लूइड मूव करता है, और दूसरा वो पोर्शन जिसके अंदर से ब्लड मूव करता है। और इन दोनों पोर्शंस को एक मेम्ब्रेन्स के, यानी मैं एक छोटा सा डायलाइज़र का पीस ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, वैसे यहाँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी स्पाइरल ट्यूब्स होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए इसको आसानी से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। दो पोर्शन है उस ट्यूब के, जिस पार्ट को भी हम लेंगे उसमें ये दो पोर्शन आपको नज़र आएंगे। एक वो पोर्शन है जिसमें ब्लड होता है, दूसरा वो पोर्शन है जिसमें डायलाइज़र फ्लूइड होता है। और डायलाइज़र फ्लूइड को हमेशा फ्रेश ब्लड के लिहाज से आइसोटोनिक रखा जाता है। मैं बात करूं फ्रेश ब्लड, लेकिन जो पेशेंट होता है जिसका हीमोडायलिसिस परफॉर्म किया जाना होता है उसके अंदर फ्रेश ब्लड नहीं होता, बल्कि ऐसा ब्लड होता है जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। इस वजह से जब भी हम डायलाइज़र फ्लूइड की बात करते हैं तो डायलाइज़र फ्लूइड में चूँकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट की क्वांटिटी कम होती है, ये डायलाइज़र फ्लूइड है, और ब्लड के अंदर चूँकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बाकी साल्ट के लिहाज से ये ऑलमोस्ट आइसोटोनिक होता है। इस वजह से सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट या एक्स्ट्रा वाटर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किस में आ जाते हैं, डायलाइज़र फ्लूइड में आ। अच्छा, डायलाइज़र फ्लूइड के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डायलाइसेट। इसको हाइपो भी कहा जाता है बाज़ दफ़ा,
क्योंकि इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट की अमाउंट कम है और कम के लिए हम वर्ड हाइपो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि ब्लड जिस ब्लड वेसल के ज़रिए से मशीन के अंदर आएगा वो आर्टरी है, और जिस वेसल के ज़रिए से जाएगा वो वेन है। और ये आर्टरी और वेन को हीमोडायलिसिस परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा चेंज किया जाता है, इनकी डाइसेक्शन की जाती है। वो थोड़ा सा आपके टॉपिक से हट के है, फिर कभी मौका मिला उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टरी से ब्लड आता है मशीन के अंदर, अपनी साइड से गुजरता है, वेन के ज़रिए से वापस चला। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो किस में आ जाते हैं, डायलाइसेट में या हाइपो में आ जाते हैं या डायलाइजर फ्लूइड में आ जाते हैं। तो इस तरह ब्लड साफ। अब हुआ क्या है कि बॉडी से ब्लड निकला, मशीन से गुजरा, मशीन में डायलाइजर से गुजरा, और डायलाइजर से फिर दोबारा ब्लड वेन के ज़रिए से बॉडी में। तो चूंकि हमने ब्लड को बाहर निकाला और उसको साफ किया, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। तो डायलाइजर ये किडनी मशीन के अंदर होता है, जिसका काम बिल्कुल वही है जो किडनी ने परफॉर्म करना है कि बॉडी को वेस्ट से रिमूव करना है। और इसके अंदर दो स्पेसेस होती हैं, और दोनों स्पेसेस एक बारीक मेम्ब्रेन से अलहदा होती है। एक साइड में ब्लड मूव करता है, दूसरी साइड में डायलाइसेट या हाइपो या डायलाइजर फ्लूइड मूव करता है। जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस वाटर है, वो हमेशा डायलाइजर फ्लूइड में जाएगा और उसको फिर बाद में साफ़ कर लिया, वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड को। अच्छा, जो हीमोडायलिसिस है इसमें सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आते हैं, एक तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि डायलाइजर मशीन हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। दूसरा, इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ चाहिए। और तीसरा, इसको परफॉर्म करने के लिए तकरीबन 3 से 6 घंटे लगते हैं। और दूसरे कंडीशन के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे आखिरी स्टेजेस पे अगर किडनी का फेलियर है, तो फिर मे भी पॉसिबल है एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हॉस्पिटल जाना पड़े। तो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल रूटीन वाले शख्स के लिए मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से आसानी के लिए अगर कोई सीवियर किस्म का प्रॉब्लम ना हो, यानी आप कह सकते हैं किडनी काफ़ी हद तक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो एक और टेक्निक बनाई गई जिसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी वही काम करती है, इसने बॉडी को रिमूव करना है, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है। लेकिन फ़र्क ये है, यहाँ डायलाइजर इस्तेमाल होता है, यहाँ पेरिटोनियम, एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है पेरिटोनियम, वो इस्तेमाल होती है। अब पेरिटोनियम होती कहाँ है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ड्रा कर देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। ये होती है एब्डोमिन के अंदर है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये एब्डोमिन है, तो इस पेरिटोनियम में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन्स तो बिल्कुल आप कह सकते हैं चिपकी होती है एब्डोमिनल वॉल के साथ, इसे हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। दूसरी, चूँकि आपको पता है कि एब्डोमिन में काफ़ी सारे आप कह सकते हैं ऑर्गन्स पड़े हैं, लिवर पड़ा है, इंटेस्टाइन वगैरह पड़ी हैं, किडनीज वगैरह पड़े हैं। तो जो दूसरी और इनको विजरल आर्गन कहा जाता है। विजरल से मुराद जो अंदरूनी आर्गन है, जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसने इन विजरल आर्गन को लपेटा होता है, ऐसे लपेटा होता है, ऐसे लपेटो। तो यहाँ दोनों मेम्ब्रेन मिला के ये पेरिटोनियम बनाते हैं। यानी एब्डोमिन के अंदर एक मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। आगे इसकी 2 मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो मैंने रेड ड्रा की है वो पेराइटल मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे विजरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी, और इसमें तकरीबन 3 लीटर तक फ्लूइड आ सकता है। तो इसमें टेक्निक तो वही है, इसमें डायलाइजर फ्लूइड ऑलमोस्ट वही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ़र्क क्या है कि इस कैविटी के अंदर ना एक बर्नोला लगा दिया जाता है और उसका जो नीडल वगैरह उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस कैथीटर, इसको हम कहते हैं कैथीटर। अब इस कैथीटर के ज़रिए से जो डायलाइजेट है या डायलाइजर फ्लूइड है उसको इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भरा जाता है, और उसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट वही होती है जो हमने हीमोडायलिसिस के अंदर डिस्कस की है
कि ये फ्रेश ब्लड के लिए तो आइसोटोनिक है, लेकिन नाइट्रोजीनियस वेस्ट चूँकि इसमें नहीं होती और अगर पानी को भी एक्स्ट्रा रिमूव करना है तो पानी की कंपोजिशन भी इसमें कम रखी जाती है। तो आपको पता है कि जितने भी अंदर ऑर्गन मौजूद हैं इनको ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आई होती हैं, तो वो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड से वेस्ट निकल के इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इस जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है पेरिटोनियम, और इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक पेराइटल मेम्ब्रेन, एक विजरल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान पेरिटोनियल कैविटी है। और ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिर इसको कैथीटर के ज़रिए से डायलाइजेट से भरा जाता है और डायलाइजेट फ्लूइड के अंदर एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट आते हैं और फिर उस डायलाइजेट को रिमूव कर लिया जाए। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि ये आराम से घर पे भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम है, यानी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है आप ट्रैवलिंग में हो या आप कह सकते हैं आप घर पे बैठे हो, अपनी डेली रूटीन के जो काम काज हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं और इस डायलिसिस को भी परफॉर्म, और इसको यानी परफॉर्म करने के लिए इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी ये आसानी के लिए। लेकिन जो इफ़ेक्टिव मेथड है, जब आप हायर स्टेज पे खुदा न खास्ता कोई पहुंच जाए तो फिर ये हीमोडायलिसिस ही परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये एफिशिएंट मेथड है और इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद लेकिन डायलिसिस चाहे पेरिटोनियल हो, हीमोडायलिसिस हो, जो पेशेंट है उसको तकलीफ़ लाजमी होती है। तो इस वजह से जो डायलिसिस है उसको हम परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डायलिसिस को ने बार बार परफॉर्म, अब ये होगा कि सपोज जिस तरह नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी के अंदर बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वजह से डायलिसिस को भी बार बार परफॉर्म किया जाएगा और ये उस वक्त तक परफॉर्म किया जाएगा जब तक एक परमानेंट ट्रीटमेंट ना मिल जाए। ख़ास तौर पे उस कंडीशन में जब एंड स्टेज रीनल फेलियर की हो, एंड स्टेज 5th स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, या उसका दूसरा नाम है यूरीमिया। दूसरा नाम क्या है? यूरीमिया। तो यूरीमिया में डायलिसिस, चूँकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इस वजह से डायलिसिस बार बार दिन में भी हो सकता है, कई दफ़ा परफॉर्म करना किया जा सकता है। तो इस वजह से डायलिसिस आप कह सकते हैं उस वक्त सही तरह ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि बार बार करना ये पेशेंट के लिए भी मुश्किल है, आप कह सकते हैं डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल है, हर शख्स के लिए मुश्किल है। तो इसका एक ही हल है कि हम किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन हमारी बॉडी हमेशा मैचिंग चीज़ को एक्सेप्ट करती है। जैसे ब्लड के बारे में तो मशहूर है कि जिसका बी पॉजिटिव ब्लड है उसको बी पॉजिटिव ही लग सकता है, ए पॉजिटिव लगाएंगे तो रिएक्शन होगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो ये सिर्फ ब्लड के बारे में नहीं बल्कि बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं सब के बारे में यही बात है कि जब तक वो मैचिंग ना हो बॉडी के लिहाज से, बॉडी उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो जिस वक्त हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहला काम ये किया जाता है, एक ऐसे शख्स को ढूंढा जाता है जिसका किडनी फेल होने वाले शख्स के साथ मैच करता हो, फिर उसका ऑपरेशन के ज़रिए से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और यूजली जहाँ पुराने किडनी लगे होते हैं वहाँ किडनी नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे एड्रिनल ग्लैंड्स भी लगे होते हैं, और अगर देखा जाए जो किडनी है वो मुकम्मल 0% पे कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ 10% 20% वो फंक्शन परफॉर्म कर ही रहा होता है। तो अगर हम उन किडनी को रिमूव कर दें, जो 10% की हमारी बॉडी के अंदर एडवांटेज है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो क्योंकि किडनी को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो ब्लड सप्लाईज चाहिए होती हैं, वो थोड़ा सा नीचे से भी मिल जाती है। इस वजह से जो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो किडनी पहले से मौजूद अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। तो बहरहाल किडनी ट्रांसप्लांट ये रीनल फेलियर के लिए आखिरी ऑप्शन है, आखिरी एंड फाइनल ऑप्शन है। डायलिसिस कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट है उनको फ़ौरन ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, अच्छा है, वरना डायलिसिस के जो इफ़ेक्ट हैं वो बाज़ दफ़ा जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसमें दो टॉपिक को हमने मर्ज किया है। एक किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे दोनों टॉपिक, किडनी स्टोन, और दूसरा रीनल फेलियर। तो ये दोनों ख़ास तौर पे ये जो डायलिसिस का टॉपिक है ये तो काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
अगर हम इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायलिसिस का भी है। तो इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर सही तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.